गुड मॉर्निंग गाइस। नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम, जैसे कि आपको इस वीडियो के पेज के फ्रंट पेज पे ही दिखाई दे रहा होगा कि आज हम प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर के जितने भी फैक्ट्स एंड आर्टिकल हैं या उनसे कोई कंसेप्चुअल चीज़ें रिलेटेड हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आ रही हैं, आज हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे पेज के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है COAI। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, वो हमारा जो संविधान है वो कई भागों में डिवाइड किया गया है। अभी जो फिलहाल 25 पार्ट्स हैं, जिनमें से फिफ्थ जो पार्ट है उसके अंदर क्या आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव आते हैं। ठीक है, कार्यकारिणी आती है, जो सेंटर में कार्यकारिणी है, यूनियन कार्यकारिणी वो आती है। उन वो कौन कौन होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, जो मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे एरो करके। PM आता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। तो टोटल मिला के ये 5 लोग आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो ऐसे ही हाँ, अगर हम बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, वो आता है पार्ट 6 में, छठे भाग में आता है, भाग 6 में आता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? कार्यकारिणी जो होती है उसके अंदर गवर्नर सबसे टॉप पोजीशन होती है। जैसे कि यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट की सबसे टॉप पोजीशन है, वैसे ही स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर गवर्नर की सबसे टॉप पोजीशन है। फिर CM की आती है, जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं। COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहाँ पे COM आए मैं आपको बता दूंगा, और पहले ही बता दिया मैंने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। अब क्या है, ये 4 लोग यहाँ पे आते हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर की। देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, और कुछ चीज़ें प्रेसिडेंट के अंदर स्पेसिफिक हैं, और कुछ चीज़ें गवर्नर के अंदर स्पेसिफिक हैं। आज हम उनका डिस्कस करेंगे। जब भी राष्ट्रपति की बात आती है, वो आर्टिकल 52 से लेके 78 तक हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सिंबॉलिक हेड होता है, मतलब नाम मात्र का एक हेड है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब वो भी नाम मात्र का ही है। नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव इसलिए होता है क्योंकि सारा का सारा जो कार्यक्रम होता है, सारे के सारे जो फैसले होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस PM ये ही डिसाइड करते हैं। और फाइनली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तो एक रबर स्टैंप है, वो सिर्फ उनके ऊपर रबर लगाते हैं, उनको सहमति देते हैं कि यस ये काम हो गया है। उसके बाद ऐसे ही आते हैं हम गवर्नर। जो गवर्नर है उसमें क्या है, आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इनकी ओथ के बारे में है, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में है, गवर्नर के बारे में बताया गया कि गवर्नर क्या है। ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो इनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं जो गवर्नर हैं वो सिंबॉलिक हेड है, सेम जैसे कि राष्ट्रपति थे। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, सेम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति थे। टीट्यूटलर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब ये क्या है, सिंबॉलिक हेड हैं, हम बोल सकते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, टीट्यूटलर बोल सकते हैं। उसके बाद टीट्यूलर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्नर के बारे में है। क्योंकि देखिए, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो देखते हैं वो हम डायरेक्ट वोट नहीं करते। जो आम जनता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट वोट नहीं करती। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो MP और MLA। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा क्या है कि ना तो हम डायरेक्टली उनको वोट करते, ना हम इनडायरेक्टली उनको वोट करते। वो डायरेक्ट क्या है, सिलेक्ट होके आते हैं, कहाँ से, सेंटर से। ठीक, तो अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ इंडियन स्टेट है। ठीक है, एक्ट एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी। ठीक है ना, ये इनका एक सिंबल है। ये इस चीज़ को दिखाते हैं कि यूनिटी है देश के अंदर, इंटेग्रिटी है एंड सॉलिडेरिटी है।
नो डायरेक्टली इलेक्टेड, ये मैंने अभी बताया 5 साल का इनका टेन्योर होता है। हम डायरेक्टली इनको इलेक्ट नहीं करते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो कि क्या बनते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। उन इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं आज इसको कन्फ्यूजन को कोशिश करूँगा कि वो दूर हो जाए। देखिए, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड किया जाता है। डिसाइड क्या है, ये होता ही है। तो उसके अंदर क्या होता है, कौन कौन लोग होते हैं, देखिए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, एमएलए जितने भी स्टेट हैं उनके एमएलए, और यूटी यूनियन टेरिटरी सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी के एमएलए, दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये याद रखना इस चीज़ को, एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा, एमएलए ऑल द स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनके एमएलए, ठीक है। यूटी यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी। देखिए बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि सर कि नॉमिनेशन, जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते, ठीक है, लेकिन उनके वो इम्पीचमेंट में, महाभियोग में वो भाग लेते हैं। अब सुनना इस चीज़ को, देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होंगे तभी तो उन लोगों को नॉमिनेट करेंगे। कन्फ्यूजन ये रहता है कि उन लोगों को नॉमिनेट करेंगे तभी तो वो इलेक्ट होके आएंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी राज्यसभा में नॉमिनेटेड हैं, प्रेसिडेंट ने उनको पहले नॉमिनेट कर रखा है, ठीक है, तो उनकी तो ज़रूरत नहीं है। अगर उनका टेन्योर नहीं बचा हुआ है तो हमारे जो नए प्रेसिडेंट हैं वो उनको क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे और फिर वो नॉमिनेट होके आएंगे। तो यहाँ तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। अब आती है यहाँ पे गवर्नर में। देखिए गवर्नर में भी ऐसा ही है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ना तो डायरेक्टली और ना ही वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। 5 साल का टेन्योर होता है, सब्जेक्ट टू द, अब ये 5 साल का जो टेन्योर है ना, ये सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि जो गवर्नर है उनको पूरा 5 साल करवाना है या थोड़ा टाइम करवा के कहीं और शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अगर 5 साल किसी गवर्नर को मिले हैं, सपोज मान के चलो वो 2 साल हरियाणा के अंदर गवर्नरशिप करते हैं, उनके जो रेस्ट 3 साल हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहीं भी उनको भेज सकते हैं 3 साल के लिए। राजस्थान में भी जा सकते हैं, पंजाब में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना। अब थर्ड पॉइंट इसमें, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एकदम सही पॉइंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करती है, इलेक्ट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट करती है तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, एजेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA 1956, उनके अंदर ये बताया गया है, 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कि जो गवर्नर है, एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई पंजाब का गवर्नर है, वो जो चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी है उनके भी जो LG हैं, वो बन सकते हैं, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इनका, इनका इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। और ये कहाँ से लिया गया है, हमारे गवर्नर का जो ये मॉडल है ये कनाडा से लिया गया है, टू अपॉइंट द गवर्नर, ठीक है ना। ब्रिटिश मॉडल नहीं है ये। ब्रिटिश के अंदर क्या होता था, जब ये जो गवर्नर थे ये इलेक्ट होके आते थे, ठीक है, लेकिन कनेडियन में क्या होते थे, ये अपॉइंटमेंट की जाती थी इनकी डायरेक्टली। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की। ओनली गवर्नर के लिए याद रखना, गवर्नर की जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और सेकंड मोर देन और इक्वल टू, या तो मतलब 35 साल का वो हो गए हों, 35 से ऊपर तो चलेंगे ही नो डाउट, लेकिन वो 35 साल के हो गए हों तो वो उनके लिए एलिजिबल हैं। 2 इम्पोर्टेंट कन्वेंशन हैं। इम्पोर्टेंट कन्वेंशन क्या है, मतलब जो गवर्नर है शुड बी द आउटसाइडर, ठीक है, मतलब बाहर का लोग, बाहर के आदमी होना चाहिए। सपोज मान लें हरियाणा का गवर्नर है, तो वो हरियाणा का गवर्नर जो है वो हरियाणा का स्टेट का उनके पास डोमिसाइल ना हो या हरियाणा का रहने वाला ना हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, प्रेसिडेंट शुड जो है या रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर के साथ, जो पहले कोई भी गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने से पहले गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद ध्यान देनी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट। अब हम
चलते प्रेसिडेंट के उसमें। देखिए प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। बेटा इस चीज़ का साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करते और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पार्टिसिपेट नहीं करते इसमें। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट में है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ के, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और आप सभी आप अपने आप बताएंगे। जम्मू कश्मीर हट गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कर्नाटका है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या है, इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। देखिए गवर्नर के केस में 2 क्वालिफिकेशन थी, यहाँ पे क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मोर देन 35 ईयर एज होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए लोकसभा एमपी, मतलब लोकसभा का जो एमपी होते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो क्वालिफाइड हों उस चीज़ के लिए, मतलब लोकसभा के एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हों। लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ पे 2 कन्वेंशन थी, शुड बी द आउटसाइडर, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे सीएम से, मतलब मुख्यमंत्री से पहले कोई भी गवर्नर को अपॉइंट करना है तो। अब क्या है, नॉमिनेशन, जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो ऐसे नहीं कोई भी जाके वहाँ पे बोले कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, नो, ऐसे नहीं होता। क्या होता है, इक्वल टू और मोर देन 50 और 50 से ज़्यादा लोग इसको क्या करने, प्रपोज करने वाले हों कि हाँ हम इनको इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम ये कैंडिडेट हैं हमारे प्रेसिडेंट के, ठीक है। एंड 50 जो इलेक्टर हैं, जो मैंने बताया इलेक्टर कौन है इसमें, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर एमपी, एमएलए, एमपी कौन को, लोकसभा राज्यसभा, एमएलए स्टेट एंड यूटी, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या है, 50 लोग इलेक्टर हों सेकेंडर, मतलब 50 तो प्रपोजर हों और उनके साथ में 50 सेकेंडर हों, तो मतलब 50 वो बोले कि यस इनिशिएटिव लो, और 50 उनको क्या करे, साथ दे कि हाँ मतलब ही विल बी द प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम आवर साइड, ठीक। सिक्योरिटी डिपॉजिट हो 15,000 रुपये और डायरेक्टली आरबीआई के अकाउंट में ये डिपॉजिट होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जमानत जब्त हो जाएगी अगर जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, डिपॉजिट इज लायबल टू बी फॉरफिटेड इफ द कैंडिडेट फेल टू सिक्योर 1/6 ऑफ वोट पोल्ड। अगर मान लीजिए सपोज 60 वोट पोल हुई हैं, मतलब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको दिमाग में सेट मत करना, 60 वोट पोल हुई हैं, 1/6 कितनी होगी वहाँ पे, 10 वोट। अगर वो 10 वोट उस कैंडिडेट को आ जाती हैं तो उस कैंडिडेट की जमानत जब्त नहीं होगी। अगर 1/6 से कम रह जाती हैं, मतलब 60 का 1/6 कितना होगा, 10 ही होगा, अगर वो 9 भी रहेगी तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये याद रखना। 15,000 रुपये उसके गए। उसके बाद एक ही प्रेसिडेंट ऐसे थे जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब जिनके खिलाफ कोई भी प्रतिद्वंदी खड़े नहीं हुए, अपोज में कोई भी कैंडिडेट नहीं थे, वो थे एन संजीव रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब भी प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं, मतलब ये कहें कि मैं अब प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता और मैं छोड़ के जा रहा हूँ पद को, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सोच जाएंगे या कहीं और सोच जाएंगे, नो, अपना रेजिग्नेशन लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे के जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम गवर्नर के ऊपर। गवर्नर में क्या है, ओथ, जो गवर्नर की ओथ है वो कौन दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये याद रखना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलवाएंगे गवर्नर की, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही ये चीज़ें हम इसमें देख पा रहे हैं कि
ट्रांसफ़र होगी, इनकी ट्रांसफ़र हो सकती है, वो तो मैंने पहले ही बताया। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। मान लीजिए कोई गवर्नर 5 साल के लिए किसी स्टेट का गवर्नर रह चुका है, तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहा है, तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब मान के चलिए 5 साल एक गवर्नर हैं किसी भी राज्य के अंदर, और उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वो क्या होगा, नेक्स्ट जो गवर्नर आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये 5 साल पूरे हो चुके हैं, ये छोड़ के चले जाएंगे, अगले 6 महीने तक क्या होगा, कोई प्रेसिडेंट क्या नाम है, गवर्नर उनको भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता। वो प्रेसिडेंट जो हैं, जो गवर्नर हैं, वो 5 साल के बाद भी उनका टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है, जब तक कि नया गवर्नर अपॉइंट ना किया जाए। तो मतलब इंटररेगनम वो होता है कि उनके जो गैप है, नॉट इंटररेगनम, मतलब जो गैप है वो नहीं होगा। एक गवर्नर वहीं पे रहेगा जो ऑलरेडी 5 साल पूरे कर चुका है, भले ही उसके 1 साल और ऊपर हो जाए, लेकिन वो गवर्नर बना रहेगा जब तक कि नया गवर्नर अपॉइंट ना किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है ना। अब पावर क्या होती है गवर्नर की, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम पावर किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है, बस डिफरेंट होता है, वो मैं अभी बताऊंगा। देखो, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यकारिणी पावर होती है, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका, ठीक है ना, फाइनेंशियल पावर होती है, ठीक है, जुडिशियल पावर होती है। अब एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो एग्जीक्यूटिव में क्या करते हैं, रूल बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी एक्शन। अगर कोई फैसला लिया गया है किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई फैसला लिया गया है, उसको वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसको वो लागू करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट। अपॉइंट द सीएम, ये तो आपको पता है, मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करते हैं। लेकिन भेजते कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन भेजते हैं, प्रेसिडेंट। तो मतलब सबसे ऊपर कौन हुए, प्रेसिडेंट हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट उनका नाम बताती है, वो उन गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। और गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं, वो मुख्यमंत्री को अपॉइंटमेंट करते हैं। मुख्यमंत्री के साथ में जैसे ही मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट हुई, तो मुख्यमंत्री क्या अपना मंत्रिमंडल का क्या करेंगे, नाम देंगे, और नाम देंगे, ये बताएंगे ये मेरे मंत्री होंगे, और गवर्नर उनको क्या करवाएंगे, फिर शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाएंगे और उनसे शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद ये किस किस की और किसकी अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट की करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर की करते हैं। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं, उनके चांसलर होते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर होती हैं, ये चांसलर होते हैं। आपने देखा होगा, जो परमानेंट यूनिवर्सिटी का जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो वाइस चांसलर होता है। ठीक है, वो इनसे नीचे होता है। उसके बाद आ गया रेजिग्नेशन। जैसे प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया, वाइस प्रेसिडेंट को दिया। तो ये किसको देंगे, बच्चे ध्यान रखना, गवर्नर जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। कन्फ्यूजन मत होना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने उनको ओथ दिलवाई है सिर्फ, ये ध्यान रखना। लेकिन किसके द्वारा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही ये गवर्नर बने रहते हैं। और आखिर में रेजिग्नेशन लेटर भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, किसी और को रेजिग्नेशन लेटर नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, उसमें इसमें क्या है यहाँ पे कि देखिए इनकी पावर के बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट जो हैं वो 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, किसमें, लोकसभा के अंदर, जो कि एंग्लो इंडियन लोग हैं। वो अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा बंद कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 12 लोगों को, एमपी को, वो राज्यसभा के अंदर भेजते हैं, जो एक्सपर्ट हों लिटरेचर में, सोशल साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में। ऐसे लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं कि जिन लोगों का योगदान रहा हो इन चीज़ों के अंदर, किसमें, लिटरेचर, सोशल साइंस, आर्ट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। उन 12 लोगों को वो नॉमिनेट कर, कंफ्यूज मत होना, लोकसभा के अंदर 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, एंग्लो इंडियन को वो बंद कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन करके उनको बंद कर दिया गया है। और ये 12 लोग राज्यसभा के अंदर ये तो नॉमिनेट किए जाएंगे नेक्स्ट जो कमिंग जो
राज्यसभा का जो टेन्योर होंगे उनके लिए। इम्यूनिटी क्या है इनकी, मतलब ये किन किन चीज़ों से बचे रह सकते हैं, मतलब इनके पास स्पेशल एक इम्यूनिटी है, किसी भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो कौन कौन से हैं? पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटी ऑफिशियल, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, उनकी वो पर्सनल इम्यूनिटी है, मतलब कोई भी एक्शन लिया नहीं जा सकता। क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सिविल प्रोसीडिंग। देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक तो पर्सनल इम्यूनिटी नहीं की जा सकती कोई भी एक्शन अगर ये लिए, दूसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकती जब ये ऑफिस के अंदर हैं, मतलब जब ये इनका टेन्योर है, वो ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। हाँ, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है, ये इस चीज़ को ध्यान रखना प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ उस पर ध्यान देना, ध्यान से सुना। सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है। सिविल प्रोसीडिंग कब की जाती है? इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एक्ट, इन्होंने कोई भी काम किया हो, लेकिन पहले आपको इनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 2 महीने पहले इनको आपको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ आपने ये काम किया था, सिविल प्रोसीडिंग में ये काम आपने किया था, आपने पर्सनल एक्ट से किया था, मतलब आपके द्वारा किया गया था, तो हम इसके खिलाफ आपकी हम सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है, ये प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है वो क्या क्या है। देखिए कोई भी बिल अगर लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है, ये ध्यान रखना, कोई भी बिल, जब मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो आप ध्यान रखना कि पार्लियामेंट के अंदर एमपी दोनों होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। जब मैं स्पेसिफिक बात करूं लोकसभा का एमपी और राज्यसभा का, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। जब कोई भी प्रेसिडेंट बिल को, अगर वो राज्यसभा या लोकसभा से बिल पास होके आता है, उनको अपनी सहमति दे देता है, तो वो क्या बन जाता है, बिल एक्ट बन जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में पास होके प्रेसिडेंट के पास अनुमति के लिए आता है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। इसमें मैंने ये अंडरलाइन करता हूँ, ये एक्ट बन जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या है असेंट, मतलब किस चीज़ की ये, मतलब डिपेंड करता है, कोई भी बिल आर्टिकल 111 के तहत कोई भी बिल इनके पास आए तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी वो अनुमति दे भी सकते हैं, गिव हिज असेंट, ठीक है ना। अपनी अनुमति को वो विदहोल्ड रख सकते हैं, मतलब अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। विदहोल्ड का मतलब हाँ मैं एक्शन ही नहीं ले रहा इस पर, ये होता है इसका मतलब। और रिटर्न भी कर सकते हैं, मे रिटर्न, मतलब उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं कि अगर जिस भी क्या पार्लियामेंट के, जैसे लोकसभा से अगर वो आया है या राज्यसभा से आया है बिल पास होके फाइनल उनसे, तो उसको वापस करेगा, वो बोलेगा कि तू दोबारा इस पे ये चीज़ का गलती हो गई है या ये चीज़ इसमें चेंज करना है, वो चेंज अगर वो कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी बिल दो टाइप के होते हैं, तो ऑर्डिनरी बिल, एक मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो नॉर्मल बिल होता है, उसको अगर वो वापस भेजते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा क्या करेगी, उसके ऊपर सोच विचार करेगी, अगर कुछ चेंज करना होगा वो चेंज करेगी। अगर वो वापस दिया जाए प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को क्या है, उसको अनुमति देनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो उसका मतलब थोड़े टाइम के लिए वो डिले करना चाहते हैं, सस्पेंशन करना चाहते हैं उसको, ठीक है ना। उसके बाद वीटो पावर कौन कौन सी हैं, ठीक है। वीटो पावर क्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाँ, प्रेसिडेंट के पास, इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर है, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन एंड पॉकेट वीटो, ठीक है ना। एब्सोल्यूट, सस्पेंशन एंड पॉकेट वीटो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एब्सोल्यूट वो होती है अगर कोई बिल पास होके आया लोकसभा या राज्यसभा से, वो बिल पे अपनी सहमति ना दें प्रेसिडेंट, तो वो बिल ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो पास ही नहीं हो किया उन्होंने, तो बिल अपने आप में ही ख़त्म हो गया। अच्छा एग्जाम्पल है 1954 के अंदर पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल आया था, उस पे क्या हुआ है 1954 के अंदर, याद करो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया और बिल क्या हो गया, ख़त्म हो गया वहीं पे। सस्पेंशन वीटो क्या होती है, वीटो इज, जो वीटो है इनकी प्रेसिडेंट की, अगर वो ओवर रिडन कर दी जाए किसके द्वारा, जो लेजिस्लेटर है,
एमपी हैं उनके द्वारा उस पर अमेंडमेंट संशोधन कर दिया जाए, या फिर जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज करके वापस से भेज दिया जाए। ठीक है, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास अंडर 42वें और 44वें संशोधन के तहत, 42वां इंपॉर्टेंट है इसमें, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये बाइंड कर दिया गया कि अगर कोई भी बिल दोबारा से आता है प्रेसिडेंट के पास चेंज होके या ना भी चेंज होके, तो प्रेसिडेंट को उसको अपनी सहमति देनी पड़ेगी। दैट इज ओवर रिडन, रीपैसेज बोल दिया इन्होंने। ओवर रिडन या रीपैसेज अगर वो कर दिया जाए तो क्या होगा, उनको अपनी सहमति देनी पड़ेगी। ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के लिए। अब आती है पॉकेट वीटो के बारे में। पॉकेट वीटो क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, ना तो वो उसको रेटिफाई करें, ना उसको रिजेक्ट करें, और ना ही उसको रिटर्न करें। मतलब ट्रिपल आर, RRR अभी जो ऑस्कर मिला है, ठीक है, नोट नाटू नाटू, ट्रिपल आर मतलब नाटू हैं ये हमारे, मतलब नोटी हैं। अब ना तो रेटिफाई हो रहा है, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा फाइनली? इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो ये एक ऐसा बिल आया था 1986 के अंदर, जिस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्लीज़ आप कमेंट में बताएं हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, इसको क्या कर दिया? पॉकेट में डाल लिया, और पॉकेट में डाल के भूल गए। सिंपल सी बात है, ना तो रेटिफाई किया, ना रिटर्न किया, और ना रिजेक्ट किया, और वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए उनकी पॉकेट में पड़ा रहा, और वो भूल गए उस चीज़ को, और वो बिल पास ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो नहीं होती जब कोई भी संविधान का संशोधन हो, या कोई बिल उनके पास संविधान के संशोधन से रिलेटेड आए। ये चीज़ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब भी संविधान का संशोधन होता है, सबसे पहले बिल के स्टार्टिंग में ही प्रेसिडेंट की क्या आ जाती है? अनुमति ली जाती है। प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि हम संविधान का संशोधन करना चाह रहे हैं, और आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि ये संशोधन करना है या नहीं करना है। तो प्रेसिडेंट अगर उस चीज़ को हाँ कर देता है, तो प्रेसिडेंट उसकी वीटो खत्म हो जाती है वहाँ पे। क्योंकि जब उसने स्टार्टिंग में ही हाँ कर दी, तो बाद में क्या मीनिंग रह गया रिटर्न का, क्या मीनिंग रह गया रिजेक्ट का, और क्या मीनिंग रह गया रेटिफाई का? फाइनली उसको अनुमति देनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले बिल इनिशिएट शुरुआत ही उन्होंने उनकी अनुमति से ली गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम गवर्नर की। गवर्नर क्या है? नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर किसी स्टेट के, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस किस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है ना, विधान परिषद जिसको बोलते हैं। मैंने महाराष्ट्र बताया था, मैंने जम्मू कश्मीर तो अभी ख़त्म हो चुका है, जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है। उसके बाद मैंने आंध्र प्रदेश बताया था, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और आप बताएंगे, कमेंट में बताना प्लीज़। हमारे जो गवर्नर हैं वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। ठीक है, वो ऑर्डिनेंस कब लेके आएंगे? ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर जो है, विधान जो सभा है, वो जब काम ना कर रही हो, या वो उनका सेशन ना हो, या विधानसभा ना ही बनी हो, अप्रूव्ड बाय द स्टेट अगर कोई ऑर्डिनेंस लेके आ गए हैं तो गवर्नर लेके आए हैं, ठीक है ना, तो वो है जब भी विधानसभा बैठेगी, या जब भी विधानसभा नई गठित की जाएगी। ध्यान रखना, बैठेगी मतलब इसका मतलब सेशन नहीं था पहले। अगर वो बैठ गई है, बैठने के बाद 6 वीक उसको दिए जाएंगे, विद इन 6 वीक उसको वो असेंबली के अंदर पास करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस, और वो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास कर दिया तो वो बिल बन गया। सीधी सी बात है, ठीक। और ऑर्डिनेंस बनने के तभी वो पास होगा, वरना वो खारिज हो जाएगा अगर उन्होंने पास नहीं किया। अब क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है? देखिए, गवर्नर की फाइनेंशियल पावर क्या है? स्टेट बजट लेके आना, कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन का गठन करना, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, मनी बिल, ठीक है, ग्रांट देना। कोई भी ग्रांट स्टेट के अंदर विधानसभा के अंदर जब पास होती है, जब तक उनकी रिकमेंडेशन ना जाए, किसकी? गवर्नर की। कोई भी एडवांस लिया जाए, किससे? कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से। कंटीजेंसी फंड, क्योंकि कोई इमरजेंसी आ गई है, उसके अंदर कोई भी अगर एडवांस निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले सबसे अनुमति उनसे ली जाती है, और किसी से अनुमति नहीं ली जाती। जुडिशियल पावर में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर, और यही सेम पावर प्रेसिडेंट की होती है। देखिए, पार्डनिंग पावर है, दयाक्षमा, रिप्राइव, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा
सस्पेंड कर देना, डिले कर देना। रेस्पाइट, रिमिशन, मैं आपको सभी को एक लेक्चर के अंदर ये भी समझाऊंगा पार्डनिंग क्या होती है, रिप्राइव क्या होती है, रेस्पाइट क्या होता है, रिमिशन क्या होते हैं और कम्यूटेशन क्या होती है। ठीक है, ये रिप्राइव कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं। कोई भी पनिशमेंट है, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, अगर वो राज्य के अंदर या यूनियन सेंटर के लॉ के द्वारा दी गई है, ठीक है, स्टेट के लॉ के द्वारा या यूनियन लॉ के द्वारा वो दी गई है, ठीक है। लेकिन डेथ सेंटेंस है, उसमें वो सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस के अंदर सस्पेंड कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो डिले कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं। और ज़्यादा डेथ सेंटेंस की पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास नहीं होती। डेथ सेंटेंस की पार्डनिंग पावर जो वो ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के पास होती है। ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद पावर रिगार्ड टू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड जो गवर्नर की जो पावर है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब इसमें जो बताया गया है, देखिए गवर्नर के पास 4 पावर हैं। इनमें पहली, मे गिव हिज असेंट, अपनी सहमति दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विदहोल्ड कर सकते हैं, या तो असेंट देंगे या वो उस चीज़ को विदहोल्ड करेंगे, ठीक है ना, अपने पास रख लेंगे, या रिटर्न करेंगे बिल को, ठीक है ना। और नॉर्मल जो बिल है उसको क्या करेंगे, असेंट देंगे, विदहोल्ड करेंगे या रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। क्यों, अगर वो रिटर्न कर देंगे इसका मतलब वो क्या, सस्पेंशन वीटो को एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब कुछ टाइम के लिए बिल को वो क्या करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो डिले अगर बिल हो गया है यहाँ पे, तो अब वो डिले हो गया है तो इस मीन्स वो थोड़े टाइम के लिए वो रोकना चाहते हैं बिल को। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे गवर्नर से रिलेटेड, वो क्या है कि वो किसी भी बिल को, कोई भी बिल उनको ये लगता है कि ये मेरे से बाहर है, या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे इस बिल का क्या करना है, या वो बिल कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, या फिर इमरजेंसी से रिलेटेड है, या फिर हाई कोर्ट की पावर को वो डाउन करना चाह रहा है, मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर, तो क्या करेगा वो, उसके लिए यहाँ पे वो बिल गवर्नर रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे कि आप देखो ये क्या है क्या नहीं है। तो 4 ऑप्शन किसकी पावर में आते हैं साधारण बिल के केस में, किसके पास, गवर्नर के पास, या तो सहमति देंगे या सहमति को थोड़े टाइम के लिए विदहोल्ड कर देंगे, ठीक है ना, रिटर्न कर देंगे, मतलब 3 चीज़ें, असेंट देंगे, सहमति देंगे, विदहोल्ड करेंगे या रिटर्न करेंगे। लेकिन चौथी इंपॉर्टेंट है, वो रिजर्व कर देते हैं बिल को, किसकी कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम और करेंगे, ये क्या नाम है, पार्डनिंग जो पावर है गवर्नर की और प्रेसिडेंट की, वो कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी साथियों का धन्यवाद है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू। ऐसे ही हम पॉलिटिकल की जैसे अब क्लास लेके आए हैं, रिवीजन क्लास है, ये फास्ट रिवीजन क्लास है, ऐसे ही हम हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमी की क्लास लेके आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी साथी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है या कोई स्टेट का कोई भी छोटा एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या नेट एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस में प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को उनको रिकमेंड करें, उनको इनके साथ शेयर करें, ताकि वो उन इस वीडियो का या जितनी भी पॉलिटिकल की वो हम क्लास यहाँ पे अपलोड करेंगे, ऐसे बच्चों को लाभ पहुँचे या उनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू ऑल।